पटना साहिब में देखें तो 4 विधानसभा सीटें आती है, पटना साहिब, कुम्हरार, दीघा और बांकीपुर। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि देखिए दीघा में और बांकीपुर में चूंकि चेहरे युवा हैं, अगर सुशील मोदी के परिवार से कोई आता है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो है विरोध करेंगे, ठीक है। तो उसमें तो शिशिर साहू जो है सक्षम भी हैं और समर्थ भी हैं। रणवीर नंदन का भी नाम आ रहा है, साथ ही युवा चेहरों में देखिए तो सबसे नंबर 1 पर चल रहे हैं शिशिर साहू। अभी तो शिशिर साहू की माताजी जो है पदेन मेयर है पटना की, तो जब पद पर रहते हुए प्रभाव ज़्यादा होता है, स्वाभाविक है, तो उसका असर तो फायदा तो मिल सकता है शिशिर साहू को, इसमें कोई। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2025 के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावों में जो है जुट गई है। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के द्वारा जो है ऐलान पहले ही से कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। आगे क्या बीजेपी की रणनीति रहेगी, और भी कई सवाल हैं जिस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सर। सबसे पहले तो बिहार की अभी राजनीति में जो कुछ भी उठापटक चल रहा है, चाहे वो महागठबंधन का कहिए या फिर एनडीए का कहिए, लेकिन इन सब के बीच में एनडीए का पहले ही से ऐलान है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी रणनीति बनाने में जुट गई है। अब इस रणनीति पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक चीज़ स्पष्ट है वंदना कि भारतीय जनता पार्टी वैसे सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार है, इस बात और ये स्पष्ट है सबने। यहाँ तक कि जब शक था कि चिराग पासवान कुछ अलग खेल करने का प्रयास करेंगे, तो आपने देखा 2 दिन पहले चिराग पासवान जब मुख्यमंत्री से मिलकर उनके आवास से निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार ही फिर 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। हाँ, वैसे उन्होंने यह भी कहा था कि मेरा मन दिल्ली में नहीं लगता, मैं बिहार आना चाहता हूँ, बिहार मुझे बुला रहा है, ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन ये बात स्पष्ट कर दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव में कहीं कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी जाएगी। हाँ, लेकिन जहाँ तक बात रणनीति बनाने की है तो इसमें तो निश्चित रूप से बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसका संसाधन भी ज़्यादा है, इसके पास जो टीम है वो ज़्यादा मॉडर्न अपडेटेड टीम है और दलों की तुलना में, और दल क्षेत्रीय दल है, बीजेपी एकमात्र राष्ट्रीय दल है, तो बीजेपी की जिम्मेवारी अधिक बढ़ती है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। निश्चित तौर पर, लेकिन सवाल ये भी है सर कि बीजेपी अब उन नेताओं को भी विधानसभा चुनाव में उतारना चाहती है जो लोकसभा चुनाव हार गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें और शाहाबाद का इलाका, औरंगाबाद हो गया, सासाराम हो गया, बक्सर हो गया, जहाँ से सुशील से चुनाव लड़े, मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़े, और भी कई सारे से सीवेश राम थे चुनाव लड़े। अब वैसे लोगों को भी अब जो चाह रही है कि हम चुनाव लड़वाएं, जिसमें रामकृपाल यादव का भी नाम है, शाहनवाज हुसैन का भी नाम है, सुशील सिंह का भी नाम है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये बीजेपी कोई पहली बार बिहार में पहली बार हो सकता है, लेकिन ऐसा बीजेपी पहले भी कर चुकी है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ, कई केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने लड़ाया वहाँ। आप तो हारे हुए माने लोकसभा उम्मीदवार की बात कर रही हैं, आप जो रामकृपाल यादव या सुशील सिंह की बात या मिथिलेश तिवारी की बात जो आप कर रही हैं, तो ये लोग तो हारे हुए उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री पद से केंद्रीय मंत्री को लड़ा दिया चुनाव। आपको याद है नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री होते हुए भी चुनाव लड़े, फिर विधानसभा चुनाव लड़े, जीते, और अभी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। मोहन यादव चीफ मिनिस्टर और उनके नेतृत्व में नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल मंत्री हैं। तो बीजेपी की रणनीति, आप बीजेपी के बारे में पॉलिटिकल एनालिस्ट जहां अंत करते हैं सोचने का, वहां बीजेपी वहां से कई बार शुरुआत करती दिखती है। तो ये तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव को इतनी गंभीरता से लेती है वंदना, कि बीजेपी हर चुनाव में, जैसा आपने सुना होगा अमित शाह को एक इंटरव्यू में, कि अमित शाह ने कहा कि चुनाव लड़ना हमारे लिए अपने विचारधारा और अपने संगठन के विस्तार का माध्यम है, ठीक है। तो इसीलिए बीजेपी इसी रूप में लेती है। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से शाहाबाद में एनडीए को भारी नुकसान सहना पड़ा, इस बार क्या करेगी? क्या एनडीए का जो है स्ट्रेटजी रहेगा शाहाबाद को लेकर के? कुछ देखिए, शाहाबाद में पिछले बार भी रणनीति में कहीं कोई कमी नहीं थी,
ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कई बार चुनाव के दौरान आप देखेंगे वंदना कि चुनाव में कुछ चीज़ें अप्रत्याशित होती है, हर दल के हाथ में नहीं होता। जैसे उदाहरण में के लिए शाहाबाद में क्या हुआ कि शाहाबाद में जब पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार बनकर काराकाट से लड़े, तो एक जो नैरेटिव तैयार हुआ, वहाँ नैरेटिव क्या तैयार हुआ कि कुशवाहा और राजपूत, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हो गए। जबकि ये दोनों लगातार 3-4 चुनावों से देखिएगा तो एक साथ एनडीए के लिए और विशेषकर एनडीए में भी बीजेपी के लिए ज़्यादा समर्पित रूप से वोट किया करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो हवा बही काराकाट से, काराकाट में मतलब जब पवन सिंह चुनाव लड़ने गए तो माहौल ये बनाया गया कि पवन सिंह को बीजेपी ने लड़वा दिया है वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ उपेंद्र कुशवाहा चूंकि बन गए, कुशवाहा पहचान के प्रतीक बन गए, ठीक, उपेंद्र कुशवाहा, तो लगा कि कुशवाहा पहचान के प्रतीक को हराने के लिए राजपूत पवन सिंह को खड़ा कर दिया गया, ठीक है। और यह आरोप लगाया गया विपक्ष के द्वारा कि बीजेपी ने ऐसा करवाया। तो जब बीजेपी ने ऐसा करवाया, यह सोच जब बनी, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो आरा की ले लीजिए आप, आरा में राजकुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे, राजपूत उम्मीदवार थे, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो है कुशवाहा वोटर जो है एकजुट हो गए कि नहीं, इनको नहीं जीतने देना है। और दूसरा एक और फायदा हुआ क्या कि कुशवाहा जाति को इस बार आरजेडी ने और महागठबंधन ने उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा दी। जैसे औरंगाबाद से कुशवाहा को दिया टिकट आरजेडी ने, नवादा से कुशवाहा को दिया टिकट आरजेडी ने, काराकाट से भाकपा माले ने कुशवाहा को टिकट दिया, ठीक है। तो ये जो नैरेटिव तैयार हुआ कि कुशवाहा मतलब को आप पर आरजेडी जो है ज़्यादा एक तरह से मैंने क्या कहेंगे उसको कि आरजेडी ज़्यादा जो है कुशवाहा को मैंने अपने तरफ आकर्षित कर रही है। और वही बीजेपी पर आरोप क्या लगा कि बीजेपी 16 उम्मीदवार को लड़ाई, लेकिन एक भी कुशवाहा नहीं था, ठीक है। तो ये आरोप चस्पा हो गया बीजेपी पर कुशवाहा विरोधी होने का। तो उसका नुकसान केवल आरा में नहीं हुआ, केवल औरंगाबाद में नहीं हुआ, नवादा में नहीं हुआ कुशवाहा वोट का। भले ही और नवादा बीजेपी जीत गई, बात अलग है, लेकिन कुशवाहा वहाँ पर वोट बटे, ज़्यादा वोट आरजेडी को गया। यहाँ तक कि पाटलिपुत्रा में भी रामकृपाल यादव कुशवाहा का वोट कम मिला। उसका एक और कारण था कि पटना साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने कुशवाहा को टिकट दे दिया, अंशुल अभिजीत, मीरा कुमार का बेटा, लेकिन बेटा है मीरा कुमार के, लेकिन पिता से जाति तय होती है। तो पिता जो है वो कुशवाहा समाज से आते हैं, तो अंशुल अभिजीत ही कुशवाहा ही होंगे। जो भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसके आधार पर, चूंकि हर व्यक्ति की जाति उसके पिता की जाति से तय होती है, तो मीरा कुमार की जाति से अंशुल अभिजीत की जाति तय नहीं की जाएगी, पिता से तय की हुई है। हाँ, तो इसका लाभ जो है महागठबंधन को मिला। आपने देखा कि सबसे जो खराब क्षेत्र रहा, जहां परफॉर्मेंस रहा एनडीए का, और विशेष रूप से बीजेपी का, उसका कारण शाहाबाद बना और मगध प्रमंडल बना। एक सवाल अभी है सर कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और लोकसभा चुनाव लड़े थे, आरा से आरके सिंह जब चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने भीतरघात होने पर जो है सवाल भी उठाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे अपने ही दल के लोग जो हैं हमारे साथ विश्वासघात किए हैं, बीजेपी कैसे संतुष्ट कर पाएगी बीजेपी को? नहीं, ये जहाँ तक मुझे समझ है बदला, उसमें आरके सिंह का ये आरोप कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए सबोटेज किया, ये चस्पा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आप समझिए। सबसे पहला चीज़ कि आरके सिंह कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, जनता के बीच रहने वाले नहीं हैं, कार्यकर्ता नहीं रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका कनेक्शन नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट की शैली में ही एक अधिकारी के रूप में वो जब जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए, तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो असंतोष कार्यकर्ताओं में था, जनता खुश थी, लेकिन जनता को, आम मतदाता को वो बूथ तक लेकर आता कौन है? कार्यकर्ता लेकर आता है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जब आरके सिंह ने 5 साल सुनी नहीं, तो कार्यकर्ता तो नौकर नहीं है। आरके सिंह को तो वेतन मिल रहा था, भत्ता मिल रहा था, मंत्री बने हुए थे, सांसद की सुख सुविधा मिल रही थी। बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं को क्या मिल रहा था? उनको अगर आरके सिंह ने सम्मान नहीं दिया तो चुनाव के समय में उसका फल तो उनको भोगना पड़ेगा। नुकसान हुआ है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद नहीं रहा। जब 5 साल तक वो बॉस बनकर रहे, जैसे एक सीईओ किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का या लिमिटेड कंपनी का एक सीईओ होता है, उस तरीके से आरके सिंह का व्यवहार था।
एक बिहार का मुख्य सचिव रहा है, केंद्रीय गृह सचिव रहे हैं, इतना बड़ा कद है, तो उस कद के सामने जो है जी कार्यकर्ताओं से संवाद ही नहीं था, तो इसका असर पड़ा है, स्वाभाविक है पड़ना। निश्चित रूप से। अब तक की तो हमने बात की बीजेपी की रणनीति पर, और शाहाबाद का क्या कुछ इस बार रहेगा बीजेपी का और एनडीए का, इन तमाम चीज़ों पर हमने बात की। अब हम आते हैं पटना, जो कि हॉट सीट माना जा रहा है, जहां से युवा चेहरा, नए चेहरे की तलाश जो है पार्टियां कर रही है। इसी क्रम में अगर हम बात करें एनडीए में बीजेपी का खास तौर पर, तो सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी इस बार कुछ युवा चेहरे जो है सामने आए हैं, जिसमें रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव हैं, पटना मेयर के बेटे शिशिर कुमार का भी नाम आ रहा है। दोनों टिकट के दावे कर रहे हैं। बीजेपी इनको लेकर के क्या रणनीति बनाएगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि सीता साहू जो पटना मेयर हैं, सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार, उनका काम करने का जो तुलना में और काम करने का शैली तरीका में लगता है कि उन्हें चुनाव में पार्टियां जो है टिकट देगी, या फिर आगे क्या कुछ रहेगा? देखिए वंदना, सबसे पहला चीज़ कि पटना शहर में 6 विधानसभा सीट है, दोनों लोकसभा सीट मिलाकर, मतलब पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, दानापुर और फुलवारी शरीफ, 2 पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के अंदर। तो चर्चा चल रही है कि दानापुर से रामकृपाल यादव, जैसा आपने कहा कि पूर्व सांसदों को भी लड़ाने की बीजेपी सोच रही है, उनका नाम चल रहा है वहाँ। दूसरा, अगर पटना साहिब में देखें तो 4 विधानसभा सीटें आती है, पटना साहिब, कुम्हरार, दीघा और बांकीपुर। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि देखिए दीघा में और बांकीपुर में चूँकि चेहरे युवा हैं तो बहुत बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन जो बीजेपी एक क्राइटेरिया लगातार तय करती जाती है, उसमें इस बार दिख रहा है ऐसा कि कुम्हरार विधानसभा सीट और पटना साहिब में बीजेपी इस बार नए चेहरों को आजमाने की बात कर रही है, ऐसा दिख रहा है। ठीक, ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जिससे लग रहा है कि कुम्हरार में अरुण सिन्हा का टिकट कट सकता है, नंदकिशोर यादव को भी बदलने की बात हो रही है। तो अब देखना है कि जो ये बदलाव जो होता है उसमें कई युवा चेहरे आ रहे हैं। जैसे अगर कुम्हरार से बात करें अगर हम, तो कुम्हरार विधानसभा सीट पर कई युवा चेहरों की बात है। एक तो बुजुर्ग चेहरों में आ रहा है, डॉक्टर रणवीर नंदन का भी नाम आ रहा है, साथ ही युवा चेहरों में देखिए तो सबसे नंबर 1 पर चल रहे हैं शिशिर साहू, ठीक है, सुषमा साहू मेयर के पुत्र हैं और इनका नाम दोनों विधानसभा सीट के लिए प्रयासरत हैं, ठीक है, कुम्हरार और पटना साहिब, ठीक है। इसके अलावा कई नाम हैं, वैसे बड़े नाम भी हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, कुम्हरार विधानसभा सीट के लिए सुशील मोदी की पत्नी का भी नाम चल रहा है, जेसी मोदी का बेटा का नाम चल रहा है, सुशील मोदी के पुत्र का अक्षय अमृतांश नाम है शायद, ठीक है, उसका भी नाम चल रहा है, रत्नेश कुशवाहा का नाम चल रहा है। लेकिन है क्या, शिशिर साहू का चाहे कुम्हरार हो या पटना साहिब हो, ये तो चुनाव 2 बार माँ को जिता चुके हैं, मेयर हैं लगातार, ठीक है। तो अब चूंकि जो एक ग्राउंड वर्क होता है इस मामले में ये तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जितने पार्षद हैं सबके साथ संपर्क में रहना, और जो उपचुनाव के दौरान होता है उपकृत करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें तो बीजेपी तो निश्चित रूप से बीजेपी की ताकत पे ही जीती थी। सुषमा साहू भी, पिछला मेयर का चुनाव जो है वो पूरी पार्टी लगी थी, वैसे दलगत आधार पर होता नहीं है, लेकिन पूरी पार्टी लगी थी तब सुषमा साहू जीत पाई थी। और विपक्ष में भी अफजल इमाम, आपको याद है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी जब इनके खिलाफ, अफजल इमाम ही नाम था ना पूर्व मेयर की पत्नी, हाँ, तो उनके साथ, हाँ, तो उनके साथ तो जदयू और राजद दोनों की ताकत लगी हुई थी, ठीक है। उसके बावजूद सीता साहू जो है मैंने हरा पाने में सक्षम हुई, और उसमें शिशिर साहू का रोल बड़ा है, रहते हैं। तो पटना साहिब से भी चल रहा है, संजय गुप्ता का नाम भी चल रहा है, इनके साथ साथ कुम्हरार विधानसभा सीट पर रणवीर नंदन है, कई नाम है। अगर देखा जाए तो फिट कौन से इस पे बैठ रहे हैं, क्योंकि अगर पटना साहिब की बात करें या कुम्हरार की बात करें तो वैश्यों की दोनों जगह संख्या है, कुम्हरार में भी है कुछ और पटना साहिब में अधिकतर संख्या, तो जाति समीकरण के आधार पर कहाँ फिट बैठ रहे हैं? देखिए अगर मैं सच्चाई बताऊं, अगर वंदना, 2 चीज़ है कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि पटना शहर में जो ये 4 विधानसभा सीट है पटना साहिब लोकसभा के अंतर्गत, इसमें जाति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात है कि बीजेपी को एक राजनीतिक दल के रूप में हर जाति को तो प्रतिनिधित्व देना है, और लेकिन जिसकी संख्या जितनी ज़्यादा है, जैसे पटना साहिब की बात करें तो कास्ट जाति की संख्या है,
जी वैसे अब संख्या घटी है आबादी उनकी, चूंकि जो पलायन हुआ है बिहार से बाहर की तरफ, उसमें भी कैस्तों की संख्या, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के कारण भी कैस्त परिवार को कुछ नुकसान हुआ है संख्यात्मक रूप से, तो वोट घटी है, लेकिन फिर भी कैस्तों की संख्या है पटना में। दूसरे नंबर पर तो वैश्य ही आते हैं। जी बिल्कुल। अगर शहरी वोटर देखा जाए मुसलमान के बाद, मैंने मुसलमानों से भी ज़्यादा संख्या होगी वह वैश्य की, ठीक है, तो वैश्यों की आबादी तो अगर हिंदू में देखा जाए अगर, तो कैस्ट के बाद दूसरे नंबर पर है, ठीक है, तो कैस्ट को तो एक तरह से प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। बीजेपी, सुशील मोदी लंबे समय तक रहे जी वैश्य वर्ग से, ठीक है, तो इसीलिए अगर एक भी कास्ट की बात आती है तो कास्ट समाज से है। जी शिशिर साहू की दावेदारी जो है बहुत ही मजबूत दावेदारी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक वैश्य, एक कुशवाहा, एक मुझे लगता है कि एक कास्ट वैश्य, कास्ट कुशवाहा, और एक संजीव चौरसिया को भी आप वैश्य बिरादरी में ही रख सकती हैं। जी बिल्कुल। नहीं, तो ये स्थिति है। वैसे वो वैश्य में आते नहीं है, अगर चौरसिया समाज जो है, संजीव चौरसिया तो बस अलग उपजाति में जी उनका काउंट एक होता अलग- है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी। लेकिन सवाल यह है सर कि जिन नए चेहरे अब चेहरे की तलाश में जो पार्टियां जुटी है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, बीजेपी के ओर से जो भी युवा चेहरे हैं उनकी तैयारियों में कितना दम दिख रहा है आपको? और दूसरी बार की जैसे कि अब मनु यादव का भी नाम हमने लिया, तो वो चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, ऐसा माना जा वो तो रहा है। फतुहा से लड़ेंगे ना। जी हाँ, फतुहा से लड़ेंगे वो। हाँ, फतुहा से चर्चा चल रही है, लेकिन मुझे एक बात का शक है कि शायद बीजेपी दोनों पिता पुत्र को, अगर भले ही लोजपा से भी बेटा लड़ रहा हो, तो बीजेपी शायद तब रामकृपाल यादव के नाम पर पुनर्विचार न कर ले, क्योंकि तब तो फिर बीजेपी जिस पिच पे खेलना चाहती है बिहार में कि लालू यादव का परिवारवाद, ठीक है, और एक साथ जब दोनों बाप बेटा लड़ेंगे अगर, तो बीजेपी को दिक्कत होगी जवाब देने में। इस पर बीजेपी शायद सोच रही होता है बेटा ही लड़ेगा, तब तो रामकृपाल जी खुद नहीं लड़ेंगे मुझे लगता है विधानसभा, तब दानापुर से बीजेपी में भी कई नाम हैं, आशा सिन्हा के अलावे भी कई नाम चल रहे हैं बीजेपी में, दानापुर से भी कई युवा उम्मीदवार भी है, देखिए क्या होता है। निश्चित तौर पे। लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर जो मेयर पुत्र हैं शिशिर कुमार, उनका हो, या फिर आपने कहा कि जेसी मोदी का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन बेटा का भी निश्चित तौर पे, लेकिन सवाल यह भी है सर कि चुनाव चेहरे के साथ साथ बीजेपी बैकग्राउंड को भी तलाशती है, तो उस आधार पे क्या फिट बैठते हैं? देखिए, अगर सुशील मोदी के परिवार से कोई आता है जी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो है विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? उसका कारण है कि सुशील मोदी तो जीवन भर परिवारवाद का विरोध करते रहे, जी ठीक है। जी अब जस्ट उन्हीं की सीट से, जिस सीट से वो विधायक हुआ करते थे, उन्हीं की सीट से अगर उनकी पत्नी, उनका पुत्र अगर चुनाव लड़ता है, जी ठीक है, तो बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता मुझे लगता है कि चूंकि विरोध करेंगे, चूंकि सुशील मोदी के जाति से ज़्यादा पटना में सुशील मोदी के विचारों का प्रभाव है, जी और जब विचार का प्रभाव होता है तो इतनी आसानी से मिटता नहीं है। सुशील मोदी तो लगातार जीवन भर परिवारवाद का विरोध करते रहे। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य का विरोध करते रहे। तो अब जस्ट सुशील मोदी की मृत्यु के 1 साल के बाद अगर बीजेपी उनकी पत्नी और उनके बेटा को लड़ाने की बात करती है तो कहना नहीं है। तो युवा चेहरे में फिर तो ऐसे में तो और भी लोगों को जो है मौका मिलेगा, तो उस मौके के आधार पर, उस मौके के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मेयर के जो बेटे हैं वो भी फिट बैठते हैं, चाहे पटना साहिब हो या फिर हाँ, कुमरार हो। दोनों से में से कहीं से भी लड़ा सकती है बीजेपी अगर शिशिर साहू को, क्योंकि देखिए दोनों का डेमोग्राफी जो है, उनका संबंध और भी पार्टियों से भी जो है वो अच्छा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अच्छा संबंध है अन्य पार्टियों से भी उनका। स्वाभाविक है। देखिए आज के दौर में तो सक्षम और समर्थ उम्मीदवार की तलाश सब पार्टी को होती है। बिल्कुल नहीं, सक्षम और समर्थ मतलब समझती है? सक्षम और समर्थ का मतलब होता है चुनाव जीतने की काबिलियत, जी ठीक है। तो उसमें तो शिशिर साहू जो है सक्षम भी हैं और समर्थ भी हैं। नहीं, उनका जो और विशेषकर जो बीजेपी विरोधी दल हैं उनके पास तो उम्मीदवार का भी अभाव है, आप देखिए ना। तो ये भी एक खतरा है। मुझे लगता है कि शिशिर साहू जो है शायद अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी दूसरे पार्टी से भी लड़ ले सकते हैं, ये भी संभव है। नहीं, हाँ, चूंकि आप इतिहास देखिए, तो अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे। देखिए एक चीज मैं बताऊं, लड़ेंगे तो जीतेंगे,
जब जब बीजेपी को पटना में जी सबसे ज़्यादा मुश्किल नंदकिशोर यादव को कब हुआ था पता है? नंदकिशोर यादव लगातार 95 से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं पटना साहिब में। सबसे ज़्यादा परेशानी जीतने में कब हुआ था उनको? जब उनका मुकाबला संतोष मेहता से हुआ था। और संतोष मेहता कौन था? बीजेपी का बागी। जी तो इसीलिए बीजेपी का बागी उम्मीदवार ही बीजेपी के समीकरण का उम्मीदवार, मतलब समीकरण का उम्मीदवार मतलब कास्ट, बनिया, कुशवाहा जाति के उम्मीदवार अगर महागठबंधन से होगा अगर, तो बीजेपी को ज़्यादा परेशान करेगा। नंदकिशोर यादव को पानी पिला दिए थे संतोष कुशवाहा राजद से जब लड़ गए थे तब। तो अगर राजद की टिकट पर शिशिर साहू लड़ते हैं अगर, वो चुनाव जीते नहीं। हाँ नहीं तो बहुत कम वोट से आ रहे हैं ना। अब मान लिए 4000-5000 वोट से नंदकिशोर यादव का जीतना मायने नहीं रखता। वो तो 4000-5000 वोट तो किसी एक वार्ड में जाकर जो है रिजल्ट पलट सकता है। और ये तो संतोष मेहता तो उप महापौर थे, पहले रहे थे, उस समय में थे भी नहीं। अभी तो शिशिर साहू की माताजी जो है पदेन मेयर है पटना की, तो जब पद पर रहते हुए प्रभाव ज़्यादा होता है, स्वाभाविक है, तो उसका असर तो फायदा तो मिल सकता है शिशिर साहू को, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम अगले मुद्दे के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के सीनियर पत्रकार प्रदीप सर का, जिनसे कई सवालों का जवाब जो है हमने लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपकी इनकी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं। कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।